हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो करेंटली हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसकी एलिमिनेशन के ऊपर। और उसमें हमारा ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुका है, तो आप उसको जाकर के पहले देख लीजिए। आज की जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर भी होने वाली है, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर था ये हमारा। और इसमें ही हम आज की क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, जो भी पोर्शन हमारा बचा हुआ है। और 2 क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर बात कर ली हैं, आप उसको जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहले मैं करवाने से पहले जो हमारी सेकेंड लेक्चर थी उसमें लास्ट हम कहाँ किए थे उसको मैं थोड़ा अभी कवर करूँगी। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट किया था हमारा सेकेंड लेक्चर को, वो था हमारे हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन की जो हिस्टोलॉजी थी, उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ जो है नेफ्रॉन्स में वो इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम था, जिसको हम इंडोथेलियम भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा बोमन्स कैप्सूल था, जो हमारा कप शेप स्ट्रक्चर है, उसको उसमें 2 उसकी वाल होती है। एक होती है विसरल वाल, जो कि इनर वाल होती है, और दूसरी होती है पैराइटल वाल, ठीक है, आउटर वाल। तो एक इनर वाल एक आउटर वाल जो होता है, उसमें दोनों में ही सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। लेकिन जो विसरल वॉल होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, पोडोसाइट्स भी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी भी कहते हैं। उसमें होती है ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद हम बात कर ले हमारे लूप ऑफ हेनली की। तो लूप ऑफ हेनली में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली जो होता है वो थिन होता है, जिसपे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली जो है वो थिक होता है। और जो हमारा डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और जो कलेक्टिंग डक्ट था हमारा, उसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी हिस्टोलॉजी नेफ्रॉन्स की। इसके बाद जो है हमारा लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है आज का क्लास फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल से। तो यहाँ से जो है हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, या तो फिर वो पीसीटी हो सकता है, या तो फिर वो हेनलीज लूप हो सकता है, या फिर डीसीटी हो सकता है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ट्यूब्यूल्स है, और इनकी फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि ये मतलब नेफ्रॉन की जो पार्ट है इसमें ये क्या प्ले कर रही है रोल, तो इसके बारे में अभी देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले यहाँ पे पीसीटी की, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इसका हमें फुल फॉर्म याद होना चाहिए। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, इसमें सबसे पहले जो है इसकी हिस्टोलॉजी में मैंने आप बता ही दिया है कि इसमें ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्योंकि ये ब्रश बॉर्डर है, और ब्रश बॉर्डर का काम ही होता है कि ये एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो है होता है, तो इसलिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। और 100% न्यूट्रिएंट की जो है रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से होती है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन सब की जो है रीअब्जॉर्प्शन जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ से पीसीटी से। 70 से 80% जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसकी भी रीअब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलती है पीसीटी से ही। और यहाँ से बहुत बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है आगे, कि जो 100% न्यूट्रिएंट की रीअब्जॉर्प्शन है कहाँ होती है, 70 to 80% जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट की जो रीअब्जॉर्प्शन वो कहाँ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पीसीटी में ही देखने को मिलती है। इसके बाद जब जो HCO3 माइनस होता है, जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है और सिक्रीशन होती है। यहाँ पे सिक्रीशन वर्ड याद रखना है कि सिक्रीशन होता है H+K+ अमोनिया का पीसीटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे लूप ऑफ हेनलीज की। तो लूप ऑफ हेनली में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरी असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ पे ये वाटर के लिए परमिएबल है, यानी कि यहाँ से वाटर जो है इसकी सिक्रीशंस वगैरह होती है। और इम्परमिएबल होता है ये NaCl, यानी इम्परमिएबल होगा सोडियम क्लोराइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। और परमिएबल होता है ये वाटर के लिए। यहाँ पे जो है सिक्रीशंस वगैरह देखने को मिलती है डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर अगर बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्रीट होगा, यहाँ से पास होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है मतलब किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन, जैसे कि हम NaCl की बात कर ले, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ले, तो वो अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर रह रहा है, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में बहुत ज़्यादा रह रहा है, लेकिन वहाँ से वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो रहा है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होता, और पानी नहीं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो अगर रिलीज होता, तो हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो फिल्ट्रेट होता वो हमारा डाइल्यूट होता। लेकिन ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ पे ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये परमिएबल है वाटर के लिए, इसलिए ये जो है कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट हमें देखने को मिलता है। असेंडिंग लिम्ब की बात कर ले, उसके बाद है हमारा असेंडिंग लिम्ब, जहाँ पे ये परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए,
मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट पास करेगी और ये इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो अगर इम्परमिएबल है वाटर के लिए यानी कि वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है जो हमारा फिल्ट्रेट है यहाँ पे असेंडिंगली में यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट है। इसके बाद जो है तीसरा है हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से क्या होती है, सिक्रीशंस होती है H+K+ अमोनिया का इनटू द डीसीटी, मतलब यहाँ पे सिक्रीशन होती है H+K+ और अमोनिया की। इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट का, वाटर का और NaCl का। इसके बाद डीसीटी जो होता है इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हमें याद रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे ये हार्मोन के कंट्रोल में होता है। अब अगर पानी का रीअब्जॉर्प्शन होना है तो पानी के लिए रीअब्जॉर्प्शन के लिए आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसको हम वेसोप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वाटर के लिए ADH हो गया और NaCl की रीअब्जॉर्प्शन के लिए एल्डोस्टेरोन होता है। दोनों क्या है, हार्मोन है, क्योंकि ये हार्मोनल कंट्रोल में है। तो अब हम दो हार्मोन्स जिसका मैंने आपको नाम बताया है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेशन भी कहते हैं और एल्डोस्टेरोन, इन दोनों का हम ऑरिजिनेशन देख लेते हैं और इनका वर्क देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले ADH जो होता है इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं या फिर इसको हम वेसोप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टोर्ड और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है हमारा, वहाँ से ये स्टोर होगा और रिलीज भी वहीं से होता है। और इसका काम होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का फ्रॉम द डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ये करवाता है ADH। इसको हम वेसोप्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल जो होता है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड वॉल्यूम कह ले वो बढ़ जाता है। दूसरा होता है हमारा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन जो है ये आता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स से और ये कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन या फिर NaCl और वाटर का फ्रॉम द डीसीटी। फोर्थ ट्यूब्यूल है हमारा, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। और जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला की तरफ और इसका मेन काम होता है कि ये कराता है सिक्रीशन ऑफ द H+K+ और द अमोनियम आयन, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर का। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट का ये फंक्शन होता है। इसके बाद जो मेंटेनेंस होती है आयनिक और पीएच बैलेंस हमारे बॉडी फ्लूइड की, जितनी भी आयनिक या फिर पीएच बैलेंस है उसको बैलेंस करता है PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। इन्हीं तीनों का काम होता है, ये तीनों जो आयनिक और पीएच बैलेंस जो है इसको मेंटेन करना। इसके बाद जो है हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द काउंटर करेंट मैकेनिज्म, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो होता है, सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स को समझते हैं कि हम जो मैमल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास कर सके। तो हेनलीज लूप और वासा रेक्टा जो होता है ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन जो है इसमें फिल्ट्रेट और ब्लड जो है वो मूव करता है और यही दोनों जो है मेन रोल प्ले करता है इन द काउंटर करेंट मैकेनिज्म में। और फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट और जो होता है इन द हेनलीज लूप जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो वासा रेक्टा में होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज में मूव करेगा। तो वासा रेक्टा जो है वो हेनलीज लूप के अराउंड रहता है, तो इसमें ब्लड का फ्लो जो है अपोजिट डायरेक्शन में और हेनलीज लूप में फिल्ट्रेट का अपोजिट डायरेक्शन रहता है। जैसे यहाँ से नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन जो है इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जो है फिल्ट्रेट और ब्लड जो है इसकी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी होती है बिटवीन द लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा और काउंटर करंट फ्लो की वजह से ये मेंटेन कर पाता है इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जो कॉर्टेक्स से अंदर जितने इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, 300 से 1200 ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ जाती है, ऑस्मोल पर लीटर ये बढ़ जाती है। तो बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा इतने क्लोज रहते हैं और उसमें काउंटर करंट फ्लो भी चल रहा होता है, इसके वजह से ये ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन हो पाती है, क्योंकि कॉर्टेक्स जो होता है वो ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे 300 ऑस्मोल पर लीटर होता है और इनर मेड्यूला जाते जाते 1200 ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है इसकी ऑस्मोलैरिटी। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी जो है हेल्प करता है इन द ईजी पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, और जिससे क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या होता है पास हो पाता है। कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि जितना ज़्यादा लॉन्गर लूप ऑफ हेनली होता है उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या होता है पास होता है। NaCl और यूरिया जो होता है ये कॉज करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ह्यूमन के पास जो है एबिलिटी होता है कि वो 4 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास कर सकता है, मतलब फिल्ट्रेट
बना सकता है देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, क्योंकि 300 कॉर्टेक्स में रहता है और 1200 इनर मेड्यूलर तक जाते जाते हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि ह्यूमंस कैन पास 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। हमारी जो किडनी की जो फंक्शनिंग है उसकी रेगुलेशन कौन करती है? तो ये 3 जो है वो मिलके करती है। सबसे पहले जो है हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो, इसके बाद हमारा JGA जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस वो, और तीसरा हार्ट। ये तीनों मिलके जो है किडनी की फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करता है। सबसे पहला केस हमारे पास है कि मान लेते हैं कि एक्सेसिव फ्लूइड जो है उसका लॉस हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, ब्लड वॉल्यूम घटा है। ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा, और ब्लड प्रेशर अगर घटेगा तो GFR जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्या है हमें कि हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, मतलब एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो रहा है, डाइल्यूटेड कह रहे हैं, फिल्ट्रेट वो पास हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है कि हमारी जो भी हमें यूरिन पास करना है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस करना है, डाइल्यूटेड नहीं प्रोड्यूस करना है, क्योंकि एक्सेसिव वाटर का लॉस हो रहा है, हमें पानी को बचाना है। तो किडनी जो होता है उसके पास होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिव होगा, स्विच ऑन होगा, जिससे स्टिमुलेट होगी हमारी हाइपोथैलेमस। जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है ये रिलीज कराती है ADH फ्रॉम द पोस्टीरियर, जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, जिसका दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। तो हाइपोथैलेमस से जो है ADH आता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब हाइपोथैलेमस कमांड देता है और निकलता है ADH फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है इसका मतलब ADH का मेन काम होता है कि ये एब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ADH का काम क्या होता है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको कहते हैं, या फिर डायूरेसिस का मतलब होता है कि एक्सेस वाटर लॉस, और एंटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉस को हमें रोकना है, तो इसलिए ADH आता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और ADH जो होता है इसको हम वैसोप्रेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराती है फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। लेटर पार्ट मतलब DCT हो गया या फिर कलेक्टिंग डक्ट हो सकता है वहाँ से, जिससे क्या होगा कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, तो यहाँ पे डायूरोसिस प्रिवेंट हो सकती है, एक्सेसिव यूरिन लॉस से बच सकता है, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास होगा। और इसकी वजह से पहले ADH जो है ये काम तो किया ही है, साथ ही साथ जो है ADH जो है इसको हम वैसोप्रेशन भी कहते हैं। तो ये ब्लड वेसल जो है उसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम BP GFR बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होके बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ADH जो होता है ये हमारी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, BP वगैरह और GFR वगैरह बढ़ जाती है मतलब नॉर्मल हो जाती है। सेकेंड केस है हमारे पास, दैट इज अगर ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या BP बढ़ गया है, GFR बढ़ गया है, या फिर हम बहुत ज़्यादा पानी का इनटेक किए हैं, तो ये सब चीज़ें अगर ब्लड वॉल्यूम वगैरह या एक्सेस वाटर बढ़ गया है, तो अब हमें क्या करना है, डाइल्यूटेड यूरिन पास करना है। डाइल्यूटेड यूरिन पास करना है तो वो जो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ था, स्विच ऑन हुआ था, उसको हमें स्विच ऑफ कराना है। स्विच ऑफ होने से क्या होगा, ADH का रिलीज क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, ADH नहीं आएगा। ADH नहीं आएगा तो डायूरेसिस होगी, यानी कि डाइल्यूटेड यूरिन पास होगी। ठीक है, एक और केस है जहाँ पे GFR वगैरह अगर हमारा कम हो गया है तो रिलीज होता है फ्रॉम द, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें स्टार मार्किंग करनी है और अच्छे से लर्न करना है इसको, कि अगर GFR हमारा जो है वो अगर कम हो गया है, मतलब BP वगैरह सब हमारा अगर कम है, तो पहले क्या होता है, अगर डायरेक्टली कम हो गया है तो रिलीज होगा रेनिन का। रेनिन एक तरह का RENIN एक हार्मोन है, और डबल NIN जो होता है वो एक एंजाइम होता है मिल्क में। ठीक है, उसके बाद रिलीज होता है ऑफ द रेनिन फ्रॉम द JG सेल्स। जो JG सेल होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वहाँ से क्या होता है कि रेनिन एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। अब जो है लीवर का काम इसमें होता है कि लीवर से आता है एंजियोटेंसिनोजेन, ये इनएक्टिव प्रेजेंट होता है, और बाद में जाकर के रेनिन के प्रेजेंस में, रेनिन जैसे ही JG सेल से आता है तो ये एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जो लिवर से आया रहता है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, सॉरी, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये एंजियोटेंसिनोजेन है, इसको इनएक्टिव को रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये यहाँ से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजाइम आता है बेसिकली फ्रॉम द लंग्स। तो याद रखना है कि एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में कहाँ से आता है, दैट इज द लिवर से, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये आता है हमारे लंग्स से।
ठीक है, और ये 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है इसका बहुत सारा फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली हमारा पहला तो होता है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो यानी कि ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाएगी और जो घटी हुई थी। दूसरा, ये स्टिमुलेट करता है हमारी जो थर्स्ट सेंटर होती है हमारी हाइपोथैलेमस में, उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे हमें प्यास लगेगी तो पानी पियेंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा जो होता है ये होता है रिलीज कराता है ऑफ द एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो होता है हमारा, वहाँ से एल्डोस्टेरॉन जो है उसको क्या करता है, ये रिलीज कराएगा। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन कराएगा ऑफ द सोडियम एंड द वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, वहाँ से क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम और वाटर का, जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुछ और बातों को समझते हैं, जैसे कि अगर हमारा एडीएच जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एडीएच की सप्रेशन हो चुकी है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कम हो गया है, मतलब डायूरेसिस, एक्सेस डायूरेसिस हो रही है, डायल्यूटेड यूरिन पास हो रही है, तो ये कंडीशन एक होती है जिसको कहते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होती है, डायल्यूटेड यूरिन पास होती है, एडीएच सप्रेस हो जाता है, एडीएच इनएक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद इफ़ बीपी इज़ मोर देन नॉर्मल, अगर बीपी जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, मतलब बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है कि हमारी जो नॉर्मल जो है उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो इंक्रीज्ड जो ब्लड प्रेशर वाली जो ब्लड है वो फ्लो करेगी, हमारी कहाँ आती है, हमारे राइट एट्रियम में सबसे पहले जाती है हार्ट की। तो हार्ट की राइट एट्रियम जो है यहाँ से रिलीज होती है एक फैक्टर जिसको कहते हैं एएनएफ। एएनएफ माने एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है ये करता क्या है कि ये वैसो डायलेशन करता है, इसका फंक्शन होता है कि वेसल को डायलेट कर देता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, स्क्वीज होगा, स्क्वीज होने से क्या होगा, बीपी वगैरह बढ़ जाएगा। लेकिन वेसल को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल को, जिससे हमारा जो बीपी वगैरह है वो नॉर्मल हो जाता है। और एक और जो एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर होता है ये इनहिबिट करता है हमारी जो जेजी सेल से जो रेनिन आ रही होती है उसको क्या कर देता है, ये रोक देता है। रोकने से क्या होगा कि सोडियम का एक्सक्रीशन होगा यूरिन में और वाटर का, जिसको हम नाइट्रियूरेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को हम याद रखते हैं, जैसे कि 25 से 30 ग्राम यूरिया जो होता है वो एक्सक्रीट होता है पर डे। यूरिन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 लीटर पर डे होगा। और इसका कलर जो होता है यूरिन का वो लाइट येलो कलर होता है, लाइट येलो कलर होता है ड्यू टू द यूरोक्रोम पिगमेंट। तो हमें पिगमेंट का नाम याद रखना है, ये कितना होता है ये याद रखना है। और यूरिया जो है 25 से 30 ग्राम एक्सक्रीट होता है पर डे, वो याद रखना है। यूरिन का पीएच याद रखना है कि 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक। इसके बाद बात कर ले हम मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रोसेस होता है ऑफ द रिलीज ऑफ यूरिन, मतलब जो यूरिन की पास आउट होती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या करते हैं, मिक्सचुरेशन। अब पूरी की पूरी प्रोसेस को हम मिक्सचुरेशन कह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा होता है, जहाँ पे यूरिन यूरेटर से मतलब किडनी से निकल के यूरेटर के द्वारा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जब हाफ फिल्ड हो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर, तो हम एक प्रेशर डेवलप होता है। हमारी जो स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो स्ट्रेच रिसेप्टर होता है वो खिंचता है, उस पर प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर जाता है हमारे सीएनएस को वाया द सेंसरी नर्व, जो है वो सिग्नल लेके जाता है हमारी सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वहाँ तक सिग्नल लेके जाता है। और वहाँ से मोटर सिग्नल आता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर सिग्नल जैसे ही आता है तो ब्लैडर की जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और स्फिंक्टर की मसल जो होती है बाहर, जो स्फिंक्टर की मसल लगी है वो क्या होगी, रिलैक्स करेगी। और जैसे ही वो रिलैक्स करेगी तो यूरिन क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। अब एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम और चलते हैं, जिसको कहते हैं हम डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स जो है इसमें सबसे पहले पढ़ना हमें ग्लाइकस यूरिया क्या होता है और कीटोन यूरिया क्या होता है। ग्लाइकस तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूरिन, यूरिया मतलब यूरिन और ग्लाइकस मतलब ग्लूकोज। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज देखने को मिल रहा है तो इसको कहते हैं हम ग्लाइकस यूरिया। और कीटोन यूरिया का मतलब होता है कीटोन बॉडी देखने को मिल रही है यूरिन में, ये इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलाइटस को। और ये कितना होता है डायबिटीज मेलाइटस में, कंडीशन 180 मोर देन या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 180 mg पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड जो है इसमें हमें देखने को मिल सकता है, या तो ग्लूकोज की मात्रा या फिर कीटोन बॉडीज की मात्रा यूरिन में। इसके बाद सबसे पहले डिसऑर्डर की हम बात कर ले, एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है वैसे ही रेनल कैलकुली होता है। रेनल कैलकुली क्या होता है कि स्टोन और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं इनसॉल्युबल मास होता है
क्रिस्टलाइज सॉल्ट का। बेसिकली जो सॉल्ट इसमें इंडिकेट किया गया है यहाँ पे नाम, वो है कैल्शियम ऑक्सलेट का, विच इज फॉर्म्ड विद इन द किडनी के अंदर जो है स्टोन, पत्थर जिसको कहते हैं, पथरी जिसको कहते हैं वो, या फिर इनसॉल्युबल मास जो होता है क्रिस्टलाइट सॉल्ट का। बेसिकली वो सॉल्ट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, जो कि किडनी के अंदर स्टोर हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो, रीनल कैलकुली। ठीक है, दूसरा हमारा होता है दैट इज द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अगर किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है ITIS, आइटिस वर्ड लगा है, इसका मतलब है किसी चीज़ का इन्फ्लामेशन है। और यहाँ पे ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व है, इसका मतलब है किडनी के जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। तीसरा होता है किडनी फेल्योर। किडनी फेल्योर जो है इसमें माल फंक्शनिंग होता है, अच्छे से किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, जिससे यूरिया हमारे ब्लड में जाकर के क्या होती है, एक्यूमुलेट होने लगती है, क्योंकि अच्छे से यूरिन वगैरह पास नहीं हो रहा है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो ये एक कंडीशन होता है यूरेमिया, जिससे कि किडनी फेल्योर होता है। किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है ये अल्टीमेट मेथड होता है किडनी की ट्रांसप्लांटेशन इज इन करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेल्यूर या फिर किडनी फेल्यूर जो है, इसमें किडनी की ट्रांसप्लांट जो है ये एक तरह का परमानेंट ट्रीटमेंट माना गया है। और एक तरीका होता है हीमोडायलिसिस, जो कि टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी जो है वो लगाई जाती है। जो बेस्ट डोनर होता है फॉर द किडनी ट्रांसप्लांटेशन वो हो सकता है आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा, सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकता है, या फिर ब्लड रिलेशन वाला कोई इंसान हो सकता है। तो ये हमें याद रखना है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेस्ट डोनर कौन कौन से हो सकता है। इसके बाद चलते हैं हम एकदम लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज द रोल ऑफ द अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बाकी सारे ऑर्गन्स जो है उसका क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले लंग्स जो होता है ये बेसिकली CO2 और वाटर जो है इसका निकालता है, और ये 200 ml पर मिनट जो है CO2 और वाटर की रिलीज करेगा लंग्स। उसके बाद लीवर की बात कर ले तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, और बेसिकली जो बाइल पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन कह ले, तो वो कोलेस्टेरॉल और कुछ विटामिन और ड्रग जो है ये भी एक एक्सक्रीट करेगा लीवर। इसके बाद जो है ये मतलब एक्सक्रीशन में उसका रोल होता है, इन्वॉल्व रहता है, ये कुछ चीज़ें निकालता है। इसके बाद हम बात कर ले स्किन की, तो स्किन स्वेट और सीबम निकालेगा। स्वेट जो है इसमें ग्लैंड इन्वॉल्व रहता है जिसको हम कहते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड, और बेसिकली इसमें वाटर NaCl, मतलब स्वेट के अंदर क्या क्या होगा, वाटर होगा, NaCl हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, और यूरिया हो सकता है। स्वेट जो है इसका मेन काम होता है कूलिंग इफेक्ट देना हमारे बॉडी को। दूसरा होता है सीबम, जो कि स्किन से ही एक्सक्रीट होगा, दैट इज द सीबम जो कि फ्रॉम द सीबेसियस ग्लैंड, और इस सीबम के अंदर होता है स्टेरॉइड्स। सीबम प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। और फोर्थ है हमारा दैट इज द सलाइवा, ये भी एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ तक थी हमारी पूरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के ऊपर बातें, और यहाँ तक मैंने आपको 3 लेक्चर्स में ही पूरा का पूरा करवा दिया है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर था और आज ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर। और अगर आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।